हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र, वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की। व्हाट इज़ कूलम्ब्स लॉ? इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि दो चार्ज आप पास में रखे गए हों, अगर सेम चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कितने अमाउंट के फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल करते हैं इसकी बात हम लोगों ने नहीं की थी। मतलब कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर अप्लाई करता है, इसके बारे में हम लोग नहीं जाने थे। ये कौन बताता है? कूलम्ब्स लॉ। कि दो चार्ज आपस में पास में रखे गए हैं एक दूसरे के सराउंड में, तो उनके बीच कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा उसको हम लोग जानेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑफ attraction or repulsion between any two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. Let two charges Q1 and Q2 are separated by at distance A या X। मान लीजिए वैक्यूम में दो चार्ज एक दूसरे से Q1 and Q2 X डिस्टेंस पर इस तरीके से सिचुएटेड हैं और वैक्यूम में है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा वो कितने अमाउंट का होगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अगर अपोजिट रहेंगे तो अट्रैक्शन लगेगा और सेम रहेंगे तो रिपल्सन लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं। जब चार्ज का साइज उनके गैप, जो इनके बीच का जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन से बहुत छोटा साइज हो तो उनको हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर गैप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ साइज ऑफ दीज चार्जेस, तो इस केस में चार्जेस को पॉइंट चार्ज बोला जाता है। और इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्जेस के प्रोडक्ट के। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, Q1 एंड Q2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स का अमाउंट इन चार्जेस के बीच ज़्यादा होगा, मतलब इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एक बात समझ लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x प्लस वाई, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि अगर y की वैल्यू इंक्रीज करें तो x की वैल्यू उसी रेशियो में इंक्रीज करनी चाहिए। इसको बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। और एक चीज़ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको रीड करते हैं x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर y की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो x डिक्रीज करेगा, अगर y डिक्रीज करेगा तो x इंक्रीज करेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। तो यहाँ जो फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर चार्ज का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन चार्जेस के बीच उतना ही ज़्यादा होगा। और ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा आगे लिखा है एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? x है, तो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देख सकते हैं अगर गैप, दो चार्जेस के बीच गैप बढ़ाते चले जाएंगे तो अमाउंट ऑफ फोर्स जो होगा डिक्रीज होता जाएगा। एकदम मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है। जैसे आप लोग मैग्नेट को लेकर खेलते थे, तो अगर दो मैग्नेट को पास लाते हैं तो देखते होंगे कि उनके बीच का जो
अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन उनके बीच गैप बढ़ाते जाएं तो एक लिमिट के बाद उसको अट्रैक्ट करना या रिपल करना बंद कर देता है। तो उसी तरीके से चार्ज भी बिहेव करता है। अगर चार्ज के बीच गैप कम होगा, चार्ज के बीच गैप कम तो फोर्स ज़्यादा, क्योंकि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, इसलिए चार्ज के बीच जितना कम गैप होगा फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इन दोनों को मिला दीजिए, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी आप मानना चाहें। मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो प्रोपोर्शनल हटता है तो फिजिक्स में कांस्टेंट लगता है Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K को क्या बोला जाता है? वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो चार्जेस को किस मीडियम में रखा गया है। मीडियम का मतलब समझ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा जब लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। जैसे वाटर में, लाइट वाटर में चल सकती है, हवा में चल सकती है, एयर में, वैक्यूम में चल सकती है। उसी तरीके से हम चार्जेस को अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो अलग अलग होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा होगा किसी मीडियम में, और किसी मीडियम में फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन कम होगा। वो डिपेंड करता है K की वैल्यू पर। अगर K की वैल्यू ज़्यादा होगा जिस मीडियम के लिए, उस मीडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ ही साथ यूनिट पर डिपेंड करता है। ये जो इसमें वेरिएबल्स हैं चार्ज और डिस्टेंस के यूनिट पर डिपेंड करता है। यूनिट हम SI सिस्टम में लेंगे तो K की वैल्यू अलग होगी, CGS सिस्टम में लेंगे तो K की वैल्यू अलग होती है। केस 1 में हम लोग लेंगे एयर या वैक्यूम की बात कर रहे हैं, एयर में और SI यूनिट में, SI यूनिट सिस्टम में लेंगे तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट या एप्साइलन 0 भी कुछ लोग रीड करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? SI सिस्टम में जब यूनिट को लिया जाता है तो उस समय K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलम स्क्वायर। K की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे फार्मूले में, तो F की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। वहीं डिस्टेंस चार्जेस के बीच अगर R लिए होते तो यहाँ पर R लिखना पड़ता। यहाँ पर हमने X लिया है तो X लिखा है, चार्जेस के बीच गैप। केस सेकेंड, इन CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर K की वैल्यू 1 पुट करेंगे अगर तो फार्मूला आ जाएगा F = Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, इतना बस। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल देखिए कैसे इसमें बनेगा। यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। 4 क्या? हाँ 4। फोर्स हो गया, चार्ज Q1 Q2 और उनके बीच का गैप। 4 वेरिएबल्स हैं, या यूँ कहें 3 ही वेरिएबल्स हैं। अगर हमें चार्जेस पता हो और उनके बीच का गैप पता हो तो उनके बीच कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, 9 ×
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन में कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमेशा हम लोगों को याद रहनी चाहिए। और Q1 Q2 की वैल्यू दिया हो, चार्ज की वैल्यू दिया हो और उनके बीच का गैप गिवन हो, तो उनके बीच कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके अलावा मान लीजिए अगर फोर्स दे दिया, चार्ज दे दिया, तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ कर देंगे और एफ को अपान में कर देंगे, तो उसके हेल्प से डिस्टेंस आ जाएगा दोनों चार्जेस के बीच। उसी तरीके से अगर हमें फोर्स दे दे, डिस्टेंस दे दे, तो चार्ज निकाल सकते हैं। तो कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसा वैल्यू गिवन हो उस हिसाब से पुट करेंगे और ट्रांसफ़र करके अपना रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर गिवन है 2 चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2.0 into 10 power minus 8 coulomb each are joined by an insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string. यहाँ पर 2 चार्ज, एक स्मूथ टेबल है, उसी पर 2 चार्ज्ड बॉडी इस तरीके से रखी हुई हैं और उन दोनों चार्ज बॉडीज़ को एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है और उनके बीच का जो गैप है वो 1 मीटर का है, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं और दोनों ही चार्ज का अमाउंट सेम है। Q1 2.0 into 10 के पावर माइनस 8 कूलम एंड Q2 इज आल्सो 2.0 into 10 के पावर माइनस 8 कूलम। इनके बीच कितने अमाउंट का फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, आपको यही बताना है, क्योंकि पूछा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहाँ पर सेम चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये वाला चार्ज जो मान लीजिए ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है, चार्ज ए चार्ज बी को इस तरीके से बाहर की तरफ पुश करेगा और चार्ज बी चार्ज ए को इस तरीके से लेफ्ट साइड में पुश करेगा। तो जितने अमाउंट के फोर्स से एक दूसरे को ये फोर्स लगाएंगे उतना ही रस्सी में, स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा। तो जो रस्सी का या स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस। तो हमारा मेन मकसद रहेगा स्ट्रिंग का टेंशन निकालने का, मतलब उनके बीच कितना अमाउंट का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसको फाइंड आउट कर लें, हो जाएगा। सबसे पहले फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये देखना चाहिए क्या क्या गिवन है और उसके बाद क्या आस्क है। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। Q1 दिया है 2.0 into 10 के पावर माइनस 8 कूलम एंड Q2 दिया है 2.0 into 10 के पावर माइनस 8 कूलम। Q1 Q2 दोनों दिया है और उसके अलावा R दिया है 1 मीटर। हमसे क्या पूछा गया, फोर्स कि इन दोनों चार्जेस के बीच कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है। एक बात और, न्यूमेरिकल लगाते समय यूनिट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सभी यूनिट एक सिस्टम में होने चाहिए, या तो पूरे सभी यूनिट SI सिस्टम में होने चाहिए या तो सभी CGS यूनिट में होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं सभी यूनिट SI में है, तो हमें कुछ भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर कुछ सिस्टम SI में दिए होते, कुछ यूनिट कुछ CGS में दिए होते, तो हमें कन्वर्ट करके या तो SI में कन्वर्ट करना पड़ता या तो CGS। यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फार्मूला लिखा करिए। फार्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R लिख सकते हैं या X लिख सकते हैं, एज योर चॉइस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी बताए हैं 9 × 10 पावर 9। Q1 की वैल्यू 2.0 × 10 के पावर माइनस 8। Q2 इज आल्सो सेम है 2.0 × 10 के पावर माइनस 8 डिवाइड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर्स हैं 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और पावर देख सकते हैं -8 -8 -16 हो जाएगा और -16 + 9, -16 + 9 करेंगे तो -7 आएगा। तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -7। डेसिमल यहाँ पर अगर लगाएं 3.6 कर दें तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, 10 के पावर -6 हो जाएगा। माइनस में आपको पता होना चाहिए जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो -6 होना
मतलब बढ़ जाना। लेफ्ट साइड जब डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो पावर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो -7 से बढ़ करके क्या हो गई, -6। -6 बड़ा है, -7 छोटा होता है। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है। लास्ट में कैलकुलेट करने के बाद यूनिट लिखना मोस्ट होता है। अगर यूनिट में अगर कुछ गड़बड़ी कर दिए तो, या फिर यूनिट भूल गए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, पूरा कट जाएगा, 0 नंबर मिलेगा। इसलिए यूनिट लिखते समय सावधानी रखा करिए, यूनिट सबका याद रहना चाहिए। तो फोर्स कितना लगेगा, 3.6 × 10⁻⁻6 न्यूटन, और यही क्या होगा, स्ट्रिंग का टेंशन होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।